नमस्कार, मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडम रिपोर्ट या एडम का प्रतिवेदन। तो आइए हम जानें ये एडम कौन है और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे इनका क्या संबंध था, और 1835 में जो मैकाले ने चार्टर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो अपना विवरण प्रस्तुत किया, इन सब से इनका क्या संबंध है। तो विलियम एडम एक समर्पित तथा उत्साही मिशनरी था। वह भारत में ईसाई धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था। एडम भी सभी की तरह जब वह ब्रिटेन से आया भारत में, तो वह भी अपने जो ईसाई धर्म है और जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वह भारत में आया। परंतु भारतीय संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर वह भारतीय शिक्षा का महान समर्थक व प्रेमी बन गया। तो एडम जो है 1818 में भारत में श्री रामपुर में आए और उसने सबसे पहले बंगला व संस्कृत का अध्ययन किया। इसी बीच कलकत्ता में वह राजा राम मोहन राय से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वह अद्वैतवादी बन गए तथा तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों के घोर विरोधी हो गए। जब 1834 में मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया, तो विलियम बेंटिक ने उसे लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे 1813 में आज्ञा पत्र की धारा 43 का अर्थ स्पष्ट करने और साथ ही कंपनी के अधीन भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप के विषय में अपने सुझाव देने का कार्य सौंपा। तो उसी समय उसने बैप्टिस्ट मिशनरी सर विलियम एडम को कंपनी के अधीन तत्कालीन बंगाल व बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया। जैसा कि मतलब जब 1813 में जब चार्टर एक्ट आया, तो उसमें यह निर्धारित हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भी प्रांत हैं, उसमें जो भी शिक्षा की व्यवस्था होगी वो ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व होगा। तो उसी के निर्देश के अनुसार एडम को जो है बंगाल व बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का संरक्षण करने का कार्य विलियम बेंटिक ने दिया। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक उससे यह अपेक्षा की कि वह कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र में भारतीयों के शिक्षा के संदर्भ में वह अपने जो है विचार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो मैकाले थे वो पाश्चात्यवादी थे और जो एडम थे वो प्राच्यवादी थे। एडम भी पहले जब वो ब्रिटेन से आए थे तो उन पे भी ईसाई धर्म और संस्कृति का इतना प्रभाव था और वो भारत इसी उद्देश्य से आए थे कि वो अपनी जो है ईसाई धर्म, शिक्षा और संस्कृति सभ्यता का प्रसार कर सकें। लेकिन जैसे ही वो भारत में प्रवेश किए तो यहाँ की उन्होंने जो सभ्यता, संस्कृति और जो यहाँ के ज्ञान विज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि वह भारतीय शिक्षा का जो महान जो है समर्थक बन गए। तो एडम जो है एक प्राच्यवादी समर्थक थे। जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद था, तो जैसा कि भारतीय जो विद्वान थे उनमें भी दो समर्थक थे, एक प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। उसी तरह ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश जो सदस्य थे, तो उसमें भी प्राच्य और पाश्चात्यवादी समर्थक हो गए, जिसमें मैकाले थे वो पाश्चात्यवादी थे और जो एडम थे वो प्राच्यवादी समर्थक थे। तो वे इन दोनों के सुझाव प्राप्त करने के बाद, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह निर्णय लिया कि मुझे अगर इन दोनों का सुझाव मतलब मिल जाएगा तो मैं अपनी शिक्षा नीति का निर्धारण करना चाहता था, मतलब वो चाहता था। परंतु मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है 2 फरवरी 1835 को ही प्रस्तुत कर दिया और जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे उसके विचार एवं तर्कों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस विवरण पत्र के आधार पर ही अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। तो जैसे ही विलियम बेंटिक को
1935 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ तो वो इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जो है शिक्षा नीति का निर्धारण कर दिया। अब हुआ यह कि विलियम बेंटिक जो है उसी वर्ष जो है 1835 में वह नीति घोषणा करने के बाद लंदन चले गए और एडम के रिपोर्ट देने से पहले ही वो लंदन चले गए, सॉरी इंग्लैंड चले गए, क्षमा कीजिएगा, वो इंग्लैंड चले गए। अब भारत में जो है नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो एडम एक समर्पित और एवं उत्साही मिशनरी था। उसने बेंटिक द्वारा दिए गए जो अपनी जो शिक्षा नीति की घोषणा के बाद भी उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्य जारी रखा और अपनी रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को 3 किस्तों में प्रस्तुत किया। तो जो पहला प्रतिवेदन था जो उन्होंने अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वो 1835 में एडम ने जो है सर्वप्रथम जो जुलाई 1835 को अपना प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस प्रतिवेदन में उसने निम्नलिखित साक्ष्य व सूचनाएं एकत्रित करने की उसने संपूर्ण बंगाल एवं प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बंगाल तथा बिहार में कुल 1 लाख विद्यालय चल रहे थे और तथा बंगाल में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां प्राथमिक विद्यालय न हो। तो इस क्षेत्र में प्रति 450 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था और इसी में उन्होंने दूसरी जो आंकड़ा प्रस्तुत किया कही कि विद्यालय के लिए जो है भूमि उच्च वर्ग के धनी व संपन्न नागरिकों द्वारा दान में दी जाती थी और इसी में इन्होंने अपना तीसरा आंकड़ा प्रस्तुत किया कि इन विद्यालयों को भूमि दान व अन्य आर्थिक व्यय का भार जो है जमींदार, ताल्लुकदार व अन्य धनी वर्ग ग्रहण करते हैं। और इसी में इन्होंने ये कहा, यह रिपोर्ट लिखा कि विद्यालयों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन बहुत कम है और उनकी स्थिति जो शिक्षक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया कि स्त्री शिक्षा के नाम पर लोगों में डर जो है बहुत ज़्यादा डर व्याप्त था और उस समय केवल कुछ गिने चुने जो धनी वर्ग थे और संपन्न लोग थे वो लोग बालिकाओं की शिक्षा घर में ही उन्होंने अपनी करवाई थी। और इसी क्रम में उन्होंने अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया में। तो जो एडम जो है इन्होंने अपना दिसंबर 1836 को अपना दूसरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में उसने जिला राजशाही के थाना नतूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए और उसने अपने सर्वेक्षण के माध्यम से उनके सूचनाओं को संग्रह किया। तो जो थाना नतूर की कुल जनसंख्या लगभग 2 लाख है और जो है वहाँ पर 27 विद्यालय थे। इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला आंकड़ा जो प्रस्तुत किया कि कुल क्षेत्र में 485 गांव थे जिनमें केवल 27 विद्यालय चल रहे थे और इनमें जो 27 विद्यालय चल रहे थे इनमें 10 बंगाली पढ़ाई जा रही थी और 11 में अरबी, 4 में फारसी और 2 में बंगाली और फारसी दोनों पढ़ाई जा रही थी। और इसी क्रम में उन्होंने अपना अगला आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 238 गांवों के 1588 परिवारों के बच्चे घर पर ही विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और स्त्री शिक्षा का स्त्री जो शिक्षा की थी यानी बालिकाओं की शिक्षा थी वो उनका एकदम अत्यंत अभाव था, यानी कि ना के बराबर वो चल रहा था। और इसी क्रम में उन्होंने अपना तीसरा प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया
अपना तीसरा प्रतिवेदन 1838 में प्रस्तुत किया। तो एडम्स ने फरवरी 1838 को अपनी जो है तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद, बर्धमान और बीरभूम, तिरहट और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट लगाया कि इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय इन क्षेत्रों में 2567 स्कूल चल रहे थे जिनमें अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा रही थी और बालिकाओं के लिए अलग से 6 स्कूल चल रहे थे। पर इन स्कूलों की दशा ठीक नहीं थी। स्कूल के शिक्षक का वेतन भी धनी वर्ग के कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे थे। और एडम ने अपने प्रतिवेदन में जो सर्वेक्षण के तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपनी जो उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली जो है उन्होंने एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की जो निम्नलिखित है। उन्होंने कई पॉइंट पे उन्होंने एक शिक्षा नीति को उन्होंने प्रस्तुत की, जिनमें पहला उन्होंने ये बात कही कि निस्यंदन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है, अतः इसे लागू न किया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने अगली बात कही कि भारत में चल रहे देसी पाठशालाएं यानी कि मकतब और मदरसे राष्ट्रीय शिक्षा की जो है रीढ़ है और अतः इसके विकास द्वारा ही जन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी कि उन्होंने ये बात कही कि जो भारत में है जो देसी पाठशालाएं यानी कि उस समय अभी ये अंग्रेजी शिक्षा का उतना आरंभ नहीं हुआ था, उस समय देसी पाठशालाएं ही मकतब और मदरसा और जो और हिंदी माध्यम से जो भी विद्यालय चल रहे थे ये जो थी भारतवर्ष की मतलब जो जन शिक्षा या लोक शिक्षा थी ये उसकी रीढ़ हुआ करती थी। तो इसकी व्यवस्था को और अच्छा किया जाए और इसके विकास पे ध्यान दिया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने अगली बात यह अपनी नीति बताई कि जन शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए और शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाए। यानी कि जो शिक्षक को वेतन दूसरों के अनुदान द्वारा मिल रहा था उसे ऐसा ना करके उन्हें नियमित रूप से उन्हें एक वेतन मासिक मतलब जो वेतन है उनको दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अगर वो ठीक रहेगी तो वो सही से अपना योगदान शिक्षा के प्रति अपनी जो योगदान जो उनका कर्तव्य है वो सही रूप में देंगे। अगली बात उन्होंने यह कही कि देसी स्कूलों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। यानी कि जो देसी स्कूल चल रहे थे उनकी जो जो देसी स्कूल हैं उसको उनकी आर्थिक स्थिति मतलब जो है सहायता दी जाए। यानी कि उस विद्यालय की जो प्रबंध व्यवस्था है, जो शिक्षक का वेतन है और भी जो विद्यालय के लिए एक आवश्यक ज़रूरत है उसको पूर्ण की जाए। और उन्होंने अगली जो अपनी नीति बताई कि भारत तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता से भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता से प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। यानी कि जो है उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर भारत की उन्नति चाहते हैं तो पाश्चात्य जो है शिक्षा उनके जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं उसको भी मतलब उनकी भी जो योजना है उसको जाना जाए और उनकी सहायता ली जाए और पाठ्य पुस्तकों के जो निर्माण है जो उनका पाठ्यक्रम का निर्माण है उनकी सहायता ली जाए। और अगली बात उन्होंने यह कही कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, तो जो है कृषि शिक्षा की जो व्यवस्था है मतलब प्रारंभ से ही की जाए, न कि ऊंचे क्लास है वहाँ से की जाए। इस तरह से एडम ने जो अपनी शिक्षा नीति उन्होंने अपनी शिक्षा नीति बना के प्रस्तुत की लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष। लेकिन अब आइए हम जानते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो एडम जो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने जो शिक्षा नीति बताई तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने मैकाले के विवरण पत्र और शिक्षा नीति 1835 तीनों रिपोर्ट को बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक उन्होंने पढ़ा, उसकी बारीकियों को देखा और समझा और इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे कि उस समय
साधन जो थे, जो संसाधन थे वो बहुत ही सीमित थे और देश में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, यानी कि इतना धन नहीं था कि हम सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। और अतः उसने एडम द्वारा जो प्रस्तुत योजना को उन्होंने लॉर्ड ऑकलैंड ने अस्वीकार कर दिया और निस्यंदन सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया कि यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो निस्यंदन सिद्धांत पर ही चलेगी, यानी कि उच्च वर्ग के ऊंचे लोगों को शिक्षा दी जाएगी और निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आएंगे और शिक्षा जो है उनके माध्यम से वो सीख जाएंगे। तो इस तरह से यह था एडम का रिपोर्ट या एडम का प्रतिवेदन और ये जो है इनको अस्वीकृत कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।